हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में संविधान की। किसकी? संविधान की। और संविधान में बात करेंगे अपने लोग भाग 3 की। किसकी बात करेंगे बेटा? भाग 3 की बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। भाग 3 में देखते हैं दिया गया हुआ है, यानी किसके बारे में वर्णन किया गया। तो भाग 3 में जो वर्णन मिलता है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलेगा। किसका मिलेगा बेटा? मौलिक अधिकारों का जो वर्णन मिलेगा वो हमें भाग 3 में दिया जाएगा, भाग 3 से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात देखते हैं अनुच्छेद की बात। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमें मौलिक अधिकारों की जानकारी देते हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों को के कारण भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? भाग 3 को इसका मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसका? भारतीय संविधान का कह सकते हैं, या भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक करके बात करेंगे कि भाई अनुच्छेद 12 क्या कहना चाहता है मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के संबंध की बात करें, अनुच्छेद 12 की बात करें, अनुच्छेद 12 सबसे पहले क्या करता है? भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा देता है। क्या करता है? भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा भाग 6 में भी दी गई है, अलग है, लेकिन यहाँ पर राज्यों के लिए परिभाषा दी गई है वो किसके अनुसार दी गई है और किसके लिए दी गई है? वो दी गई है राज्यों के लिए। किसके अनुसार? मौलिक अधिकारों के लिए, या मौलिक अधिकारों के अनुसार दी गई। सबसे पहली बात करते हैं भाग 12 क्या कहना चाहता है। भाग 12 कहता है कि जो राज्य होंगे, वो राज्य होगा वो क्या होगा? भारत की सरकार होगी और उसकी संसद होगी। क्या होगा? सबसे पहली बात रखता है कि भारत की सरकार और उसकी संसद क्या होगी? वो भी क्या होगी? उसके लिए भी राज्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राज्य कहा जाएगा। दूसरी कहता है राज्य की सरकारें और विधानमंडल। राज्य में और क्या शामिल होगा? राज्य की सरकारें शामिल होंगी और विधानमंडल शामिल होगा। अगली बात क्या शामिल होगी? वो है स्थानीय प्राधिकारी। कौन? स्थानीय प्राधिकारी। और उसके बाद राज्य में और कौन शामिल होगा? वो होंगे अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी के अलावा जितने भी प्राधिकारी होंगे वो सारे के सारे किस में शामिल होंगे? राज्य में शामिल होंगे, और उनसे मिलकर ही सबसे मिलकर क्या बनेगा? राज्य बनेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 13। किसकी? अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 की बात करें तो ये कहता है ऐसे कानून जो मूल अधिकारों के साथ असंगत पाए जाते हो। असंगत का मतलब है कि जो मूल अधिकार हैं उनकी संगति में नहीं। क्या है? मूल अधिकारों की संगति में नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो उन संविधानों को असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई भी कानून होता है जो मूल अधिकारों के साथ असंगत पाया जाता है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है सरकार, या फिर क्या कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है। अब बात करते हैं मुख्यतः जो हमारे लिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, इनको मूल अधिकार भी कहा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले आता है समता का अधिकार। किसका? समता का अधिकार। और जिसकी जानकारी हमें कहाँ से कहाँ तक मिलती है? अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी जानकारी हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण है, यानी हमारा कोई शोषण करता है उसके विरुद्ध हमें भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है। उसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलेगी? 23 और 24 में मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमारा जो धर्म है उसकी स्वतंत्रता रहनी चाहिए, वो स्वतंत्रता से हम लोग उस धर्म का पालन कर सकें, इसके लिए संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है। और जिसका जो है जानकारी कहाँ दी गई है? 25 से 28 में दी गई है। अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। हमारी संस्कृति यानी कल्चर और एजुकेशन के बारे में जो अधिकार मिला हुआ है हमारे लिए वो मिला है अनुच्छेद 29 और 30 में। किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में। इसके बाद बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, किसका? संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? अनुच्छेद 32 में मिलेगी। कहाँ मिलेगी बेटा? अनुच्छेद 32 में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है बेटा? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में बात करते हैं कि समानता का अधिकार होता क्या है और कौन कौन से अधिकार हैं जो हम समानता का अधिकार मान सकते हैं। तो सबसे पहले एक अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 14 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है
विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी बात यह है कानून की दृष्टि में सब समान है। क्या है? सब समान है और सबको एक बराबर अधिकार दिए गए हैं। अब इन एक बराबर अधिकारों की बात करते हैं, कैसे कैसे है। तो ऐसे मान के चलो कि भाई मैं क्या हूँ, कोई व्यक्ति हूँ, बड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने किसी का मर्डर किया और एक तुम छोटे से लेवल के व्यक्ति हो, तुमने मर्डर कर दिया, तो क्या सजाएं अलग अलग प्राप्त होंगी? क्या सजाएं अलग अलग मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी, एक जैसी मिलेंगी। सबको एक समान माना गया है। क्या माना गया है? कानून की दृष्टि में सबको एक समान माना गया है। यानी विधि मतलब क्या होता है? कानून। और इस कानून की नज़र में, कानून की दृष्टि में सबको एक समान माना गया है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी हमारे देश में कोई विदेशी आता है तो उसको भी जो है ये वाला अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान या फिर क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मान के चलो कि तुम उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, एक एमपी में पैदा हुआ, तो नागरिक के जो अधिकार है ना वो तुम्हारे भी उतने ही हैं, एमपी वाले के भी उतने ही हैं, सिक्किम वाले के भी उतने ही हैं, राजस्थान वाले के भी उतने हैं। यानी जो भी भारत का नागरिक है उसको जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति, सरकार कहेगी राजस्थान वालों को तो विशेष है, कुछ बात अपवाद के रूप में है, खैर जैसे नौकरी वगैरह में है, लेकिन अधिकतर यही है कि इन मामलों में कोई भी तुम्हें भेदभाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात का तुम लोग विशेष ध्यान रख सकते हो। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। किसकी? अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है राज्य के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए समान अवसर। यानी तुम्हारा जो राज्य है उसमें नियुक्ति के लिए तुम्हारे लिए क्या मिलेंगे? समान अवसर प्राप्त होंगे। जो तुम्हारी नियुक्ति होनी है उसके समान अवसर तुम्हारे लिए दिए जाएंगे। किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली बात है अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अब ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि अस्पृश्यता क्या होती है। एक शब्द तुमने सुना होगा, छुआछूत। क्या सुना होगा? छुआछूत नाम से एक शब्द सुना होगा, छुआछूत। पहले समाज में बहुत बड़ी जो है एक समस्या हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं समाज में कलंक का रूप हुआ करता था छुआछूत। एक व्यक्ति उच्च जाति का निम्न जाति के पास बैठा है तो उसको छुआछूत मान रहा है, उसे यानी उससे घृणा करता है, उसके पास नहीं बैठना चाह रहा है। तो ये सब बातें क्या हैं? छुआछूत की हैं। किसकी हैं? छुआछूत की बातें हैं। सारी किसकी बातें हैं? छुआछूत की बातें हैं। तो इसका क्या कर दिया गया? अंत कर दिया, यानी किसी को भी जो है अस्पृश्यता में नहीं रखा जाएगा, या कह सकते हैं अस्पृश्यता में नहीं माना जाएगा। छुआछूत के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया। अगली बात, किसी को सेना और विद्या से संबंधित, यानी सेना से संबंधित और विद्या यानी एजुकेशन या फिर जो है डिपार्टमेंट जो भी विशेष चीज़ है उसको छोड़कर, यानी उसके सम्मानों को छोड़कर शेष सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। अब उपाधियों के अंत करने से क्या होगा? उपाधि से अंत करने से यह है कि जो उपाधि प्राप्त व्यक्ति है उसको विशेष दर्जा मिलता है, यानी समाज में विशेष बात रहती है। और किसी को कोई उपाधि दी गई तो कहीं ना कहीं वो समाज में क्या होगा? एक समानता का अधिकार रहेगा। समानता के अधिकार को क्या करेगा? खंडित करेगा। सबको एक समान नहीं माना जाएगा। उपाधि वाले को विशेष तौर पर देखा जाएगा, बिना उपाधि वाले को विशेष तौर पर देखा जाएगा। दो में अभी मिल रही है, लेकिन बाकी सब में जो है समाप्त कर दी। क्या कर दी गई? सब में अब समाप्त कर दी गई। उपाधियों को क्या कर दिया गया है? अंत पूर्ण रूप से कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या बात रहती है। अगला अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता से संबंधित। किससे संबंधित? स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 क्या कहना चाहता है? देखो, हम लोग को बोलने की और अभिव्यक्ति की क्या है? आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हम लोग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी हमें जो है मान के चलो कोई समस्या है सरकार से तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, कह सकते हैं सरकार से। क्यों? क्योंकि हमें बोलने की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी बात है शांतिपूर्वक धरने की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा कि लगातार समस्या रहती हैं तो इसके लिए
सरकार से हम लोग जो है काफ़ी बार आमने सामने हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए अगर उपद्रवी हुए तो समझ लेना सरकार छोड़ेगी नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, ध्यान रखोगे कि अगर उपद्रवी हुए तो सरकार छोड़ेगी नहीं, तो शांतिपूर्वक धरने के लिए तुम्हारे लिए स्वतंत्रता है। लेकिन हंगामा करा तो नापे जाओगे। ठीक है, क्या होगा, नापे जाओगे। आगे बात करते हैं सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि तुम अपनी कोई सहकारी समिति बनाना चाहते हो तो इसके लिए भी तुम्हारे लिए क्या प्राप्त होगी, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, या कह सकते हैं स्वतंत्रता तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, सहकारी समितियां बनाने की क्या हो जाएगी, तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी। अगली बात करते हैं भारत में घूमने की आज़ादी या भारत में घूमने की स्वतंत्रता। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और तुम सोच रहे हो कि मुंबई चला जाए, क्या करा जाए, मुंबई चला जाए, कोई रोकेगा तुम्हारे लिए, कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, देश में तुम कहीं पे भी घूमो, अपने पूरे संपूर्ण भारत में तुम कहीं पे भी घूमो, तुम्हें कोई रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। क्यों, क्योंकि हमें एक अधिकार मिला हुआ है, हमें एक मौलिक अधिकार प्राप्त है, और वो कौन सा अधिकार है, भारत में घूमने का। कौन सा, भारत में घूमने का मौलिक अधिकार हम लोग को प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय क्षेत्र में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। तुम्हारा मन करता है उत्तर प्रदेश में बहुत दिन रह लिए, बढ़िया नहीं लग रहा अभी यहाँ पे, क्या करें फिर। अब भाई ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग उत्तराखंड चलते हैं। कहाँ चलते हैं, उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड में बहुत बढ़िया है। या हरिद्वार चलते हैं, चलो हरिद्वार में रहेंगे, अब जहाँ डेरा डाल के रहेंगे, मकान बना कर रहेंगे, प्लॉट ले लेंगे और हरिद्वार में रहेंगे। क्यों, हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है ना, देवभूमि मानी जाती है, तो हो सकता है ईश्वर में लगाव अच्छा हो तुम्हारा, तो सोच लो कि भाई हरिद्वार में रहना है, तो तुम्हारा हरिद्वार क्या, कहीं पे भी पूरे भारतीय क्षेत्र में कहीं पे भी रह सकते हो। थोड़े दिन पहले एक अपवाद था, वो था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो भी नहीं रहा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे हम लोग, जगह नहीं ले सकते थे वहाँ पे, लेकिन अब जो है कहीं पे भी पूरे भारत में संविधान के अनुसार हम लोग कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। अगली है व्यवसाय की स्वतंत्रता। कौन सी है, व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी कि मान के चलो तुम्हें आज परचूनी की दुकान खोलनी है, तो क्या कर सकते हो, खोल सकते हो भैया, कोई मना ना कर रहा तुमसे, खोल लो, बिल्कुल खोलो। ठीक है, कोई तुमसे मना ना कर रहा, तुम परचूनी की खोलो, जूता चप्पल की खोलो, किसी काम की करो भैया, तुम्हारा मन कर रहा हम तो मकान बिल्डिंग बनवा के जो है बेचा करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, बिल्कुल करो, कौन मना कर रहा है, सरकार मना ही नहीं कर रही है, सरकार ने स्वतंत्रता दे रही है, कह रखा है भैया तो तुम जो चाहो वो करो, कोई लेना देना नहीं है, बस कमाओ खाओ, देश की इकोनॉमी में हिस्सा बढ़ाओ, है ना, ठलुआ मत पड़े रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात बढ़ती है अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहना चाहता है, अनुच्छेद 20 कहता है कि दोषी व्यक्ति को दोहरे खतरे व आत्म अपराध के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा। क्या है मतलब, देखो अगर कोई दोषी व्यक्ति है और उसे सजा हो गई, क्या हो गई, सजा हो गई, और जब सजा हो गई, सजा उसने मान लो 2 साल की सजा मिली उसे, 2 वर्ष का कारावास मिला, 2 वर्ष का कारावास उसने पूरा कर लिया। अब दोबारा से जो उसे पकड़ के दोबारा क्या कर दिया, उसी सजा के लिए, उसी समस्या के लिए दोबारा से फिर 2 साल का बंद कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको भी जो है इसके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं मौलिक अधिकार। कौन प्रदान करते हैं, मौलिक अधिकार इसके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, कि उस व्यक्ति को दोबारा से उसी अपराध के लिए सजा ना दी जाए जिसके लिए वो पहले ही भुगत चुका है, अपनी सजा पूरी कर चुका है। आगे बढ़ते हैं आत्म अपराध के लिए। ठीक है, यानी कि मान के चलो तुमने कोई अपराध कर दिया, कोई जो है समस्या पैदा कर दी, अपराध कर दिया। जब अपराध कर दिया तो क्या होगा, सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अब तुमसे कहा जाए तो सजा मान के चलो तुमने किसी का मर्डर किया या नहीं किया, अब नहीं किया या किया वो अलग बात है, तो गवाह बुलाए जाएंगे और गवाह के रूप में तुम्हें स्वयं कर दिया जाए कि भैया कहो हमने मर्डर करा, कहो मर्डर करा, मैं नहीं मारा, कहो मर्डर करा। तो ज़बरदस्ती किसी को ताने ना दिया जाए, ज़बरदस्ती ऐसा किसी के साथ ना हो, यानी कि जो है आत्म अपराध ना हो, तो उसके लिए क्या किया है, मौलिक अधिकारों ने उसके खिलाफ सुरक्षा दी है। क्या दी है, हमको सुरक्षा दी है। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करा जाए, यानी ये तुम्हारे प्राण है। कभी कभी तुमने देखा होगा लोग सामुदायिक स्थल पर खड़े होते हैं, आग लगा लेते हैं, पुलिस वाले आते हैं, जो भी वहाँ पर लोग होते हैं या पुलिस दल होता है वो जो है उसको रोकने का प्रयास करता है।
आग लगाने के बाद क्यों रोक दी, उसका भी तो भाई कोई कारण होगा। कारण यही है कि तुम्हें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसका संरक्षण करा जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता क्या करता है, संरक्षण करता है। कौन, मौलिक अधिकार करते हैं, यानी कानून के अनुसार तुम्हें जो है इस चीज़ का संरक्षण करना ही करना है, अपनी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का, यानी देह का और प्राणों की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसका संरक्षण करना है तुम्हें कानून के लिए, कानून के द्वारा अनिवार्य है ये बात। ठीक है, अगली बात करते हैं भैया अनुच्छेद 21A की। इसमें 21 है और उसके बाद एक और बढ़ा दिया गया, वो है शिक्षा का अधिकार। क्या है, शिक्षा का अधिकार, और 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। माता पिता या तो उनके या फिर उनके संरक्षण गार्जियंस जो हैं वो उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करेंगे, और सरकार भी जो है इसमें क्या करेगी, योगदान करेगी। क्या करेगी, उसमें योगदान करेगी। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। किसकी, अनुच्छेद 22 की। मनमानी गिरफ्तारी तथा बंदी बनाने पर रोक। कोई व्यक्ति आए, पुलिस वाले आए, तुमने उनकी बात नहीं मानी, तुम मार्केट में जा रहे थे, तुम पुलिस वाले के आगे से बाइक निकाल कर ले गए, आया, चल भाई गिरफ्तार हो। क्या हो, गिरफ्तार हो, कैदी बना के ले जाएंगे तुझे। क्यों भैया, केवल बाइक आगे से निकाल लिया गया इसलिए? तो ये तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का खंडन हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा समाप्त हो रहा है। ठीक है, या कहेंगे तुझे चल कैदी बनाएंगे, वहाँ पे जेल में डालेंगे। तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और इसी चीज़ को रोकने के लिए हमें एक अधिकार दिया गया है, मनमानी गिरफ्तारी और बंदी बनाने पर रोक का। किसका, मनमानी गिरफ्तारी और बंदी बनाने पर रोक का अधिकार दिया गया। मान लो तुम हो, किसी को जबरदस्ती बंदी बना लो, अपने घर में रख लो बंदी बनाकर, तो इस पर क्या रखा जाएगा, रोक है, क्योंकि दूसरे को भी स्वतंत्र रहने का पूर्ण जो है अधिकार है, ऐसा तुम नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अधिकार आता है वो होता है शोषण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, शोषण के, यानी तुम्हारा कोई शोषण ना कर पाए उसके लिए। तो सबसे पहली बात है अनुच्छेद 23 की। किसकी, अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है उसमें मानव तस्करी की और बलात् श्रम की। किसकी, मानव तस्करी की और बलात् श्रम की, यानी कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तस्करी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई व्यक्ति तुम्हारी तस्करी नहीं कर सकता, तुम्हें किडनैप नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं भेज सकता। मान लो किसी ने तुम्हें खरीदा और खरीद के अगले वाले पे भेज दिया, उसने अगले पे भेज दिया, यानी कि तुम्हें बाजार के सामान की तरह, मूल्यों की तरह ऐसा नहीं कर सकता। क्या चीज़ ऐसी नहीं कर सकता। और जबरदस्ती भी कोई तुमसे काम नहीं करा सकता। क्यों, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने, सरकार ने, क्योंकि ये शोषण होता है। जैसे तुमने सुना होगा बाल मजदूरी, ये बंधुआ मजदूरी। कौन सा, बंधुआ मजदूरी। लोग उसको जबरदस्ती पकड़ लेते थे, ठाकुर पकड़ लेता था, उसके बाद जबरदस्ती जो है काम कराता था। तो ये क्या कहलाती थी, बंधुआ मजदूरी कहलाती थी। तुमने एक पिक्चर सुनी होगी, देखी होगी, माझी द माउंटेन मैन। तो माझी के जो परिवार थे वो क्या था, बंधुआ था, और माझी भी क्या हुए थे, बंधुआ हुए थे, लेकिन वो चुपचाप से भाग गए और शहर में जाके रहने लगे थे। उसके बाद दोबारा गाँव में आ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से बंधुआ मजदूरी के खिलाफ भी क्या कर दिया गया है, सख्त तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार अगर ऐसा करते हुए पकड़ती है तो तुम्हें जो है कानूनन अपराध माना जाएगा। अगली बात है कारखानों में बाल श्रम का निषेध। देखो कारखाने पे तुम कभी भी जाओगे, बाहर पोस्टर लगा होगा बाल श्रम अपराध है, यहाँ पर बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर बाल श्रम को क्या माना गया है, निषेध माना गया है, गलत माना गया। क्या माना गया है, गलत माना गया है। इसीलिए जो है इस चीज़ का विशेष तौर पर हम लोग को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता बेटा, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता, यानी अपना अपना धर्म मानने के लिए सबको क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। सबको क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। कोई भी अपना धर्म जो है मान सकता है हमारे देश में रह करके। इसके बाद अगला अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की सुविधा। तुम्हें रामायण करानी है, तुम्हें महाभारत करानी है, तुम्हें जुलूस कराना है, ठीक है, तो तुम कोई भी काम करा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, कोई भी काम, यानी धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए करा सकते हो या उसका प्रबंधन कर सकते हो। ठीक है, जैसे भागवत चल रही है, प्रबंधन है एक तरीके से धार्मिक कार्यों का, तो क्यों करवा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें धार्मिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस मामले में धार्मिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। अगली बात करते हैं, धर्म को बढ़ावा देने के लिए और प्रचार करने के लिए किसी भी प्रकार के करों की स्वतंत्रता। तुम भागवत कराने जा रहे हो और उस पर लगा दिया जाए टैक्स कि भैया भागवत कराओगे, इतना टैक्स सरकार को जमा करोगे, ऐसा है नहीं है ना। हम लोग ऐसा चाहें तो ब्राह्मण कराएं, भागवत कराएं, मुस्लिम धर्म में कुछ भी होता
कोई भी टैक्स, कोई भी कर अलग से नहीं लगा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जो है करों से स्वतंत्रता मिली हुई है। इस प्रकार के करों से क्या मिली हुई है? स्वतंत्रता मिली हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात है अनुच्छेद 28 की, शिक्षा संस्थान जो राज्य की पूंजी से संचालित होते हैं विशेष धर्म की शिक्षा से मुक्त। यानी कि जिन संस्थानों का, जिन शिक्षण संस्थानों का खर्चा सिर्फ राज्य सरकारें उठा रही हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार है, उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, सबको एक समान माना जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ है? उनमें किसी भी विशेष धर्म के लिए, विशेष जाति के लिए शिक्षा नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी को शिक्षा के उसमें अधिकार प्राप्त होंगे। किसी विशेष धर्म के लिए वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है। अगली बात देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्या कहना चाह रहा है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं। तो इसमें बात की गई है अनुच्छेद 29 से। किससे? अनुच्छेद 29 से। वो क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के लिए भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। यानी हमारे देश में जो लोग अल्पसंख्यक हैं, कम लोग हैं, जैसे इस्लाम धर्म हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गए, जैन हो गए, तो ये क्या हैं? अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इन अल्पसंख्यक समुदायों को कोई समस्या ना हो, किसमें? अपने धर्म के लिए भाषा, लिपि और संस्कृति संबंधित, इसके लिए क्या मिला हुआ है? इनके लिए मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसके द्वारा? भाग 3 के अनुच्छेद 29 के द्वारा। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों द्वारा अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना। जैसे तुमने देखा होगा कि मदरसे खुले हुए होते हैं। क्या होते हैं? मदरसे होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? ये अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान होते हैं जो अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की बढ़ावा देने के लिए खोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद अब अगला जो है वह अधिकार मिला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। देखो, मौलिक अधिकार को लागू करने की बात करी जाए तो लागू करने की स्वतंत्रता की बात की जाए तो लागू करने की स्वतंत्रता की बात जो है नागरिक और विदेशी दोनों लोग पर भी हो सकती है। यानी वो अधिकार नागरिकों के लिए भी लागू हो सकते हैं और विदेशियों के लिए भी लागू हो सकते हैं। और इनके मामले में कोई भी निर्णय कौन लेगा? कोर्ट लेगा। मान लो कि तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हनन किया जा रहा है। तो तुम लोग कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर कोई भी तुम्हारे मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है? हनन कर रहा है, उनसे छेड़छाड़ कर रहा है, उनको मानने नहीं दे रहा है, तब। ठीक है, जैसे मान के चलो कि तुम्हें कोई कैदी बनाना चाह रहा है, ठीक है, बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहा है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। भाई हमारे मौलिक अधिकारों को यहाँ पे क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष प्रकार की 5 रिटें जारी करता है। क्या करता है? 5 रिट जारी करता है। एक एक करके सबको देखने की कोशिश करता है। सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है? इसमें हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हिरासत में ले लिया गया है तो क्या करेगी सरकार? तो सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तुम जो है उस व्यक्ति को क्या करोगे? पहले यहाँ पर पेश करोगे। मान के चलो तुमने कोई अपराध किया और अपराध करने के बाद पुलिस डायरेक्ट तुम्हें पकड़ के लेके जेल में डाल दिया, बंद कर दिया, बोले 5 साल तक यहीं रहो। ऐसा है? नहीं है ना। पहले केस लड़ा जाता है और केस में किया जाता है अदालत में उस व्यक्ति को, जो गुनहगार है, उसको क्या किया जाता है? वहाँ पर लाया जाता है, पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रिट जारी की गई है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसकी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये उसका मौलिक अधिकार है, जो भी दोषी है कि वो वहाँ पर जा सकता है। अगला परमादेश। कौन सा? परमादेश। इसमें क्या है? कोई अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन ना करे तो उसे उचित ढंग से कार्यवाही कर सके। यानी सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया तुम या तो अपने जो कानून है, जो संविधान के अनुसार तुम्हें तुम्हारा कार्य मिला हुआ है, उसका पालन करो, और नहीं करोगे तो समझ लो कि भुगतोगे। ठीक है, क्या करोगे? भुगतोगे। तो इसीलिए कौन जारी करती है? परमादेश की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी के लिए जो अपना दायित्व संवैधानिक तरीके से मिला हुआ दायित्व नहीं निभा रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रतिषेध की। इसकी बात करते हैं प्रतिषेध की। तो इसमें प्रतिषेध में क्या है कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र के बाहर की क्षेत्र की सुनवाई नहीं कर सकता। मान के चलो एक छोटी सी तहसील का न्यायालय है और एक मामला उत्तर प्रदेश पे चल रहा है, तो क्या उसकी सुनवाई कर सकता है? नहीं करेगा। भाई जो है उस पर नहीं करेगा। वो क्या करेगा फिर? वो अपने क्षेत्र की सुनवाई कर सकता है लेकिन सबकी सुनवाई नहीं कर सकता। यानी कि दूसरे क्षेत्र की सुनवाई करने का उसके लिए
प्राप्त उसको नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। इसके बाद अगला देते हैं, वो आ जाए सर्टियोररी, जिसको बोलते हैं प्रतिषेध, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को आदेश दिया, यानी ऊपर वाला जो न्यायालय है वो छोटे वाले न्यायालय को क्या दे सकता है, कोई भी आदेश जारी कर सकता है या आदेश दे सकता है। इसके बाद है अधिकार परीक्षा। क्या है, अधिकार परीक्षा। इसमें क्या है, सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य करने के अधिकार से वंचित करना जिसका वह अधिकारी नहीं तुम हो, और तुम जाकर मान के चलो कि रेलवे कार्यालय में बैठ गए। क्या बैठ गए, रेलवे कार्यालय में बैठ गए, और तुमने कहा भैया स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठे हो, जाके स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठ गए। तुम कह रहे हो अब ट्रेन मैं चलाऊंगा। क्या कह रहे हो, अब तो ट्रेन मैं चलाऊंगा, मेरे लिए अधिकार मिल गया भैया, ठीक है, मेरे लिए क्या है, अधिकार मिला हुआ है। क्या होगा, तबाह हो जाएगा मामला। क्या होगा, तबाह हो जाएगा मामला, और इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और इसीलिए क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है जिसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, यानी जिसका जो अधिकार है वो वही काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम पता चला चलाना साइकिल भी नहीं जानते और कह रहे हो भैया अब ट्रेन मैं चलाऊंगा, मैं दौड़ाऊंगा इंजन में केबिन में बैठकर, तो ऐसा ना होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लिए रिट जारी कर देगा, किसकी, अधिकार परीक्षा की, कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते। क्या चीज़, तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे। ये जो हमारे मौलिक अधिकार थे ये हम सब लोगों को प्राप्त हैं, और सबको अलग अलग मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तुम लोग जो है इनका अच्छे से पढ़ोगे और MTS का पेपर के लिए तैयारी अच्छे से करते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा अगर मेहनत करोगे तब।